हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है, आवर्त सारणी जो चैप्टर है, वो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वांटम संख्या वाला जो टॉपिक है, क्वांटम नंबर वाला जो टॉपिक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देरी ना करते हुए अपना जो वीडियो है उसको पूरा देखिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें हम क्वांटम नंबर जो है कितने प्रकार का होता है, किस क्वांटम नंबर का क्या यूज है, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसको डिस्कस करने से पहले ये क्वांटम नंबर वाला टॉपिक कर लेते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको क्वांटम संख्या। तो पहली चीज तो यही आती है कि ये क्वांटम संख्या होती क्या है, ये क्वांटम नंबर होता क्या है। तो ध्यान देना बेटा, हमारे पास में एटम होता है, परमाणु होता है, उस एटम में न्यूक्लियस होता है और कुछ न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स होती हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पर, या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उसका पता लगाने के लिए जिन संख्याओं के समूह का यूज हम करते हैं, उपयोग हम करते हैं, वो कहलाती है क्वांटम संख्या। ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड करने के लिए जिन क्वांटम नंबर्स के सेट का यूज हम करते हैं वो कहलाता है क्वांटम नंबर। तो मोटी मोटी बात यही है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड करने के लिए जिन नंबर्स का सेट यूज किया जाता है वो क्वांटम नंबर कहलाता है। जिन नंबर्स का समूह है, जिन संख्याओं का समूह है इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, वो क्वांटम संख्या कहलाती है। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं, it is used to find location of electron in any atom। हिंदी में बोले तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, लोकेशन पता करने के लिए जिन नंबर्स के सेट का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है हमारे पास में क्वांटम नंबर। या ऐसे बोल सकते हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास में क्वांटम संख्या। ठीक है, आगे चले हम। तो देखो हमारे पास में ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ये हैं हमारे कोष। ठीक है, ये नाभिक है और नाभिक जो है इसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियस, नाभिक। और नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो गोलाकार चक्र हैं, ये गोलाकार जो सर्कुलर पाथ जो हैं, इनको बोलते हैं हम सेल। इनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, या इनको बोलते हैं ऑर्बिट। तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जो पाथ है इनको बोलते हैं हम सेल, या इन्हीं को बोलते हैं हम ऑर्बिट। ये वो पाथ हैं या वो सेल्स हैं, वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। दूसरी चीज ये है कि ये फर्स्ट सेल है तो इसका नाम है n = 1। फर्स्ट सेल है यानी
प्रथम कोष है तो प्रथम कोष को हम डिनोट करेंगे n बराबर 1 से। इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास में, हम इसको k कोष भी बोलते हैं, k सेल भी बोलते हैं। ऐसे ये है हमारे पास में n बराबर 2 कोष यानी द्वितीय कोष है, सेकंड सेल है, और सेकंड सेल को हम डिनोट कर रहे हैं n बराबर 2 से, और इसका दूसरा नाम भी है KL। दूसरा नाम क्या है इसका? L। यानी ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, यानी ये प्रथम कोष है, ये द्वितीय कोष है, और ये थर्ड कोष है। इसी प्रथम कोष का नाम है K, इस द्वितीय कोष का नाम है L। ऐसे ही तृतीय कोष जो आ जाएगी हमारे पास में n बराबर 3, उसका नाम होगा M। ऐसे चलते जाएंगे हम, तो n बराबर n आ जाएगा और ये ABCD चलता जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, प्रथम कोष, इसको बोलते हैं द्वितीय सेकंड सेल, सेकंड कोष, इसको बोलते हैं थर्ड सेल यानी तृतीय कोष। समझ में आई बात? तो ये मोटी मोटी बात ये है, ये हमारे पास में एटम का स्ट्रक्चर है, और एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर होता है हमारे पास में सेल। समझ में आई बात बच्चों? तो मोटी मोटी बात यह है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर, उस क्वांटम नंबर में एटम होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होगी उसका पता लगाने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का ही यूज करते हैं। तो देरी ना करते हुए अब आगे चले। तो ये है हमारे पास में एटम। अब देखो बेटा, एक टर्म आता है, एक टर्म आता है जिसका नाम है हमारे पास में ऑर्बिट। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर का जो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्रण लगाता है। और अगर इसी को हिंदी में बात करें हम, तो हिंदी में इसको बोलते हैं कोष या कक्षा। कोष या कक्षा। ऐसे ही इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है सेल। सेल है ना? तो हिंदी में लिखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, नाभिक के चारों ओर का स्थान, नाभिक के चारों ओर का स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है यानी घूमता है। इलेक्ट्रॉन जहां चारों ओर चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है? कोष कहलाता है, कक्षा कहलाता है। ऐसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास में ऑर्बिटल। ऐसे ही एक वर्ड और आता है जिसका नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में हम बात करें तो ऑर्बिटल को ऐसे बोल सकते हैं, वो जगह किसी भी एटम के सेल में वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। स्पेस स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग probability is maximum in any cell। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पर होती है उस स्पेस को बोलते हैं हम ऑर्बिटल। तो इसको हिंदी में बोले तो हम हिंदी में ये बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कक्षक। हम बोल सकते हैं किसी कोष में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, उस जगह को, उस स्थान को कक्षक कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं?
कक्षक कहते हैं। तो बेटा देखो, अभी हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया। तो क्वांटम नंबर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया था। और उसके बाद साथ ही हमने दो टर्म पढ़े, एक ऑर्बिट और एक ऑर्बिटल, यानी एक कॉस और एक कक्षक। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो आगे है हमारे पास में कि क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो मोटी मोटी बात करें तो क्वांटम नंबर हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। अब आप ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटम नंबर को हिंदी में भी क्वांटम संख्या ही बोलते हैं, तो क्वांटम नंबर बोल दो। तो पहला है हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है हमारे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को बोलते हैं हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तीसरा है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा है हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम इसी को हिंदी में बात करें तो हिंदी में पहले वाली जो है इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी वाली है हमारे पास में द्विवंशी क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या। तीसरी वाली है हमारे पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी वाली है हमारे पास में चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हमारे पास में हैं, और ये 4 प्रकार की जो क्वांटम संख्या है ये एक साथ मिल जाती हैं, तब उस कंडीशन में हमारे पास में किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती है। ठीक है, एक एक करके हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करते हैं एम से या एम एल से, और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं एस से या एम एस से। ये इनके नोटेशन है जो हम आगे चल करके यूज करेंगे। ऐसे ही मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, द्विवंशी क्वांटम संख्या को एल से डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम एम से डिनोट करते हैं या एम एल से। ऐसे ही चक्रण क्वांटम संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से या एम एस से। समझ में आ रहा है बेटा? मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, एक एक करके हम क्वांटम संख्या के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विवंशी क्वांटम संख्या, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर इसी द्विवंशी का दूसरा नाम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो आगे चलें, तो आगे बात करते हैं पहले वाली क्वांटम संख्या, फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं एल से। अब इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं हिंदी में, तो जैसा कि मैंने लिख दिया है पीछे, तो मुख्य क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं इसको। तो अब देखो इसके बारे में लिखे हम, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें किसी भी परमाणु में सेल के बारे में बताती है, या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी एटम में सेल के बारे में बताती है, और उस सेल की एनर्जी के बारे में बताती है, उस सेल की एनर्जी के बारे में बताती है। हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी परमाणु में ये कोष के बारे में बताती है और उस कोष की ऊर्जा के बारे में बताती है। तो हम यहां लिख सकते हैं इट टेल्स अबाउट या इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about cell number, or it gives information about cell number or
एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल, सेल की एनर्जी के बारे में बताता है और ये सेल नंबर के बारे में भी बताता है। अगर इसको हिंदी में बोले तो ये है कोष की संख्या, कोष की संख्या व कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताता है, ऊर्जा के बारे में बताता है, बताती है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें सेल नंबर के बारे में बताती है और उसकी एनर्जी के बारे में बताती है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि हम बात करें कि यदि हमें फर्स्ट सेल दी हुई है, फर्स्ट सेल, प्रथम कोष, प्रथम कोष, तो हम उसको डिनोट किससे कर रहे थे, n बराबर 1 से, और उसका दूसरा नाम क्या था, k। ऐसे ही अगर हमें सेकंड सेल दी हुई है यानी सेकंड कोष, सेकंड सेल दी हुई है यानी सेकंड कोष, तो हम उसको डिनोट किससे कर रहे थे, n बराबर 2 से या l से। ऐसे ही अगर हमें थर्ड सेल दी हुई हो, थर्ड सेल, तो हम ऐसे बोल सकते हैं थर्ड सेल यानी n बराबर 3 और m, इसको m से डिनोट कर रहे थे। ऐसे ही चलते जाएंगे तो nth सेल, और ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, हमें ये सेल नंबर के बारे में भी बताती है और सेल की एनर्जी के बारे में भी बताती है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। ठीक है, इसको नोट डाउन करो बेटा। आगे चले, देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि कोई भी एटम है, एटम है, उस एटम में होती है सेल, और सेल में होती है सबसेल, और सबसेल में होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, परमाणु, और परमाणु में होते हैं कोष, और कोष में होते हैं उपकोष, और उपकोष में होते हैं कक्षक, और कक्षक में कौन बैठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसको याद करने के तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे समझ लो ये कोष है आपका गांव, ये क्या है, आपका गांव है, और इस गांव में है आपका घर, इस गांव में है आपका घर, इस घर में है आपका रूम, इस घर में क्या है, आपका रूम, और इस रूम में बैठे हुए हो आप। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है कोष यानी सेल, और उससे छोटा पार्ट है वो है सबसेल यानी उपकोष, और उससे छोटा पार्ट है वो है ऑर्बिटल यानी कक्षक, और उसमें कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक गांव में घर, घर में आपका एक गांव में घर, घर में आपका कमरा, और कमरे में आप बैठे हुए हो। तो ऐसे ही अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के फॉर्म में बात करें कि हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मुख्य क्वांटम संख्या ये सेल नंबर के बारे में बताती है, कोष की संख्या के बारे में बताती है, और उसमें ऊर्जा के बारे में बताती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पदों में उपकोष कितने होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, एनी सेल, वो होते हैं हमारे पास में n, यानी किसी भी कोष में, किसी कोष में, किसी भी कोष में उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या वो कितनी होगी, n। ये इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, आप घबराओ मत, अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूं बस। और ऐसे ही हमारे पास में दूसरा पॉइंट आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल, वो होता है हमारे पास में n स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं किसी कोष में, किसी कोष में
कक्षकों की संख्या वो कितनी होगी, n²। ठीक है, ये एक साथ है हिंदी इंग्लिश में और ये एक साथ है। और जैसे कि बच्चों हमें पता है कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, है ना। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं और हमारे पास में कक्षकों की संख्या इतनी है, तो मैक्सिमम किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इन कक्षकों की संख्या को किससे गुणा कर सकते हैं, 2 से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, वो हो जाएगा हमारे पास में 2n²। यानी किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो हो जाएगी हमारे पास में 2n²। ऐसा इसलिए कि एक कोष में इन 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। किसी भी कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो n² ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n² ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास में 2n²। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप खुद तो फायदा लेंगे ही लेंगे, साथ में ही अपने दोस्तों को भी बताएंगे और अपने दोस्तों को भी इसके बेनिफिट के बारे में आप बताएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन कर लो। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद में आगे मूव करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड क्वांटम नंबर। जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी द्विवंशी क्वांटम संख्या। और द्विवंशी क्वांटम संख्या क्या है, किसके बारे में बताती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसी का दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं हम द्विवंशी क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या। और हम इसको डिनोट करते हैं L से, स्मॉल l से। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या भी हमें किसके बारे में बताती है, कोष के बारे में बताती है और कोष में ऊर्जा के बारे में बताती है। वैसे ये द्विवंशी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें उपकोष के बारे में बताएगी और उपकोष में ऊर्जा के बारे में बताएगी, उपकोष में ऊर्जा के बारे में बताएगी। तो हम बोल सकते हैं इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल एंड सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल इन एनी सबसेल, इन एनी सबसेल। ठीक है, तो दूसरी चीज ये है बेटा कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, सबसेल के बारे में और सब एनर्जी लेवल के बारे में, यानी सबसेल में एनर्जी के बारे में ये हमें बताती है। हमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर है L, उसका वैल्यू जो होता है, L का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1। n-1 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसमें से एक कम कर देंगे तो हमें L की वैल्यू मिल जाएगी, L की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से हम जो L है, सबसेल है, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है द्विवंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो L की वैल्यू अगर हमारे पास में 0 आ जाती है, L की वैल्यू 1 आ जाती है, L की वैल्यू 2 आ जाती है, L की वैल्यू 3 आ जाती है, L की वैल्यू 4 आ जाती है, तो ये जो L है ये है हमारे पास में द्विवंशी क्वांटम संख्या। और ये किसके बारे में बताती है, सबसेल के बारे में यानी उपकोष के बारे में बताती है। तो ये क्या बताएगी, देखो ये जो L बराबर 0 है ये बताता है हमें S उपकोष के बारे में, यानी जो उपकोष है उसका नाम होता है S उपकोष।
इसका नाम क्या होता है, एस उपकोष। और L बराबर 1 है, ये हमें बताता है P उपकोष के बारे में, यानी इसका नाम क्या है, P उपकोष। ऐसे ही अगर L बराबर 2 है तो इसका नाम है D उपकोष, इसका नाम क्या है, D उपकोष। ऐसे ही हमारे पास में ये L बराबर 3 है तो इसका नाम है F उपकोष, इसका नाम क्या है, F उपकोष। ऐसे ही हमारे पास में L बराबर 4 है तो इसका नाम है, अब ABCD आ गया, F आ गया, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, S P D F और G यानी G उपकोष। और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, G H I J K अगर हमें आगे का पूछा जाता है तो बेटो सबसे पहली बात यह है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें सबसेल के बारे में, उपकोष के बारे में बताती है, यानी इसको एस सबसेल बोल सकते हैं। सबसेल, एस सबसेल, ये है पी सबसेल, ये है डी सबसेल, एफ सबसेल और जी सबसेल। तो ये हमें सबसेल के बारे में बताती है। यदि इस एल का मतलब, एल का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो एस सबसेल है यानी एस उपकोष है। इसका वैल्यू 1 आता है तो वो पी उपकोष है यानी पी सबसेल है। इसका वैल्यू 2 आता है यानी डी उपकोष है, डी सबसेल है। एल का वैल्यू 3 आता है, एफ सबसेल है यानी एफ उपकोष है। ऐसे ही एल का वैल्यू 4 आता है तो वो जी उपकोष है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल का वैल्यू 5 आता है तो जी एच आई जे के ऐसे चलता जाएगा। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, मान लो हमें n बराबर 1 दे दिया, n बराबर दे दिया 1, तो हमें पता है l का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। तो हमने n का वैल्यू इसमें पुट किया तो l का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी l का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब तो क्या हो गया, l का वैल्यू 0 है और l का वैल्यू 0 है वो किसके बारे में बताता है, s सबसेल के बारे में बताता है। यानी अगर l का वैल्यू 0 है तो वो किसके बारे में बताएगा, s सबसेल यानी s उपकोष के बारे में बताएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें कि मान लो हमारे को n बराबर 2 दे दिया, n बराबर 2 दे दिया, उस कंडीशन में l का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1। हम इसको बोल सकते हैं l ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास में l की दो वैल्यूज आएंगी, l का वैल्यू आएगा एक तो 0 और l का वैल्यू आएगा एक 1। ये तो बताएगा हमें s सबसेल के बारे में, s उपकोष के बारे में, और ये बताएगा हमें l का वैल्यू 1 p सबसेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा, पी सबसेल के बारे में बताएगा। इस प्रकार से अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान पता है तो हम द्विगुणित क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, चलो आगे बता देता हूं। यदि हम n बराबर 3 लेते हैं उस कंडीशन में l का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1। तो l का वैल्यू आ गया हमारे पास में 0 और 2 से छोटा, तो l के 3 मान संभव है, 0, 1 और l का वैल्यू 2। ये बताएगा हमें s के बारे में, ये बताएगा p सबसेल के बारे में और ये बताएगा d सबसेल के बारे में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो आगे n का वैल्यू 4 ले लें, n इज इक्वल टू 4। इस कंडीशन में l का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी l का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3। इस कंडीशन में l का वैल्यू कितना है, 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। ये वैल्यू कैसा है, देखो यहाँ रेंज दी हुई है ये, यानी 0 से लेके 3 तक। तो ये तो बताएगा हमें किसके बारे में, एस सबसेल के बारे में, एस सबसेल के बारे में। ये बताएगा हमें किसके बारे में, पी सबसेल के बारे में, और ये बताएगा हमें किसके बारे में, डी सबसेल के बारे में, डी उपकोष के बारे में, और ये बताएगा हमें एस सबसेल के बारे में। ऐसे अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो हम इस प्रकार से किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या से, अगर किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या से उसमें कौन कौन से उपकोष यानी कौन कौन से सबसेल प्रेजेंट है उसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो आगे चलें। अब मान लो अगर हमें, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या में हमने डिस्कस किया कि अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या का वैल्यू पता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेल निकाल सकते हैं, उपकोष की संख्या निकाल सकते हैं, उससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं, उससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें ऐसे ही उपकोष की संख्या पता हो,
उपकोष के बारे में पता हो तो उपकोष में हम किस प्रकार से उसमें ऑर्बिटल्स की संख्या की कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस प्रकार से उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑर्बिटल यानी कक्षकों की संख्या के बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखो आगे चलते हैं। पॉइंट है हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल, एनी सबसेल, और वो होता है 2l+1। ये सब हम डिस्कस करेंगे बेटा, ये अभी मैं लिख रहा हूं तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनको बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। यानी किसी भी कोष में, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या और वो है हमारे पास में 2l+1। ऐसे ही हमें पता है एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इतने कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इन कक्षकों को 2 से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएंगे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या वो हो जाएगी हमारे पास में 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। इस प्रकार से हम किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या की गणना कर सकते हैं। समझ में आया बेटा ये? और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये एक बार आप अगर ये क्वांटम नंबर पढ़ लोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको मैं इतने डिटेल से इनके बारे में बता रहा हूं, आप बस इसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ, जो मैं लिख रहा हूं उसके नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। समझ में आई बेटा? आगे चले, अब हम तीसरा क्वांटम नंबर बात करते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं m या ml से। चुंबकीय क्वांटम संख्या m और ml से। अब देखो बेटा, जैसे हमने बात करी थी मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताती है, सेल नंबर के बारे में बताती है, सेल कोष की संख्या के बारे में बताती है और ऊर्जा के बारे में बताती है। जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है वो भी उपकोष के बारे में बताती है और सब एनर्जी लेवल यानी उपकोष में ऊर्जा के बारे में बताती है। वैसे ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो हमें ऑर्बिटल्स के नंबर्स के बारे में बताती है, यानी इट गिव्स इंफॉर्मेशन about number of orbitals and configuration of orbitals। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि वो किस प्रकार से एटम में किस प्रकार से व्यवस्थित है, यानी उनकी डायरेक्शन क्या है, उनका मैग्नीट्यूड किस प्रकार का व्यवस्थित है, उसके बारे में हमें ये बताती है। तो हम इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, यह है कक्षकों की संख्या, यह है कक्षकों की संख्या व कक्षकों के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन। तो यहां पर ओरिएंटेशन अभिविन्यास के बारे में बताती है। तो यहां पर एक वर्ड आपको नया देखने को मिलेगा इसकी जगह, ओरिएंटेशन। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ
ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमें ऑर्बिटल्स की संख्या के बारे में बताती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, और ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, व्यवस्था किस प्रकार की होगी उसके बारे में बताती है, यानी ये कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है, और कक्षकों का विन्यास कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में हमें बताती है। अगर हम इसके बारे में आगे बढ़े, ध्यान देना बेटा, कक्षकों की संख्या के बारे में किस प्रकार से बताती है, तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है m, इसका मान होता है -l से +l के बीच में, -l से +l के बीच में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो l का वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो m का वैल्यू होगा >0 और <0, प्लस माइनस और ये प्लस वाला। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि m का एक ही मान संभव है, m का एक ही मान संभव है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है 0। ऐसे ही अगर हमारे पास में l का वैल्यू 1 हो जाए तो m के कितने वैल्यू पॉसिबल है, -1 से +1। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ m के वैल्यूज हैं हमारे पास में -1, 0 और +1। ऐसे ही अगर हमारे पास में l का वैल्यू 2 हो जाए तो m का वैल्यू पॉसिबल है -2 से +2 के बीच में। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं। तो m का वैल्यू कितना पॉसिबल हो जाएगा, m हो जाएगा हमारे पास में -2, -1, 0, +1 और +2। ऐसे ही अगर l का वैल्यू हमारे पास में 3 हो जाए, उस कंडीशन में m का वैल्यू पॉसिबल है -3 से +3। तो यहां पर m का पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये वैल्यूज पॉसिबल है। यानी अगर हमें द्विवंशी क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विवंशी क्वांटम संख्या पता है, तो हम इस प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो किस प्रकार से बताएगा, तो m के जितने वैल्यू पॉसिबल है, m के जितने वैल्यू पॉसिबल है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो n के कितने वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू पॉसिबल है, तो यहां पर एक ऑर्बिटल होगा, यानी एक कक्षक होगा, एक कक्षक होगा। यहां पर कितने वैल्यू पॉसिबल है, 3, तो यहां पर 3 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक होंगे। यहां पर कितने वैल्यू पॉसिबल है, 5, तो यहां पर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। यहां पर कितने वैल्यू पॉसिबल है, 7, तो यहां पर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो यहां से देखो एक चीज समझ में आई हमें कि l बराबर 0 है, l बराबर 0 है, वो हमें s सबसेल के बारे में बताता है, s उपकोष के बारे में बताता है। तो s उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने कक्षक होंगे, एक कक्षक होगा। ऐसे ही बोले हम l बराबर 1, या ऐसे बोल सकते हैं ये s के बारे में बताता है, ये p के बारे में बताता है, ये d के बारे में बताता है, और ये f के बारे में बताता है। तो s उपकोष में एक ऑर्बिटल, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल, d उपकोष में 5 ऑर्बिटल और f उपकोष में 7 ऑर्बिटल। यानी मोटी मोटी बात यह है कि s उपकोष में एक ऑर्बिटल होगा, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक होंगे, d उपकोष में 5 ऑर्बिटल यानी 5 कक्षक होंगे, और जो f उपकोष है, f सबसेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल यानी 7 कक्षक विद्यमान होंगे। इस प्रकार से ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, यानी कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है। अब हम बात करें कि ये अभिविन्यास के बारे में भी बात करती है, यानी कक्षकों के ओरिएंटेशन के बारे में भी बात करती है। तो देखो बेटा, कक्षकों के अभिविन्यास का मतलब क्या है। जैसे हमने बात करी l बराबर 0, l बराबर 0 का मतलब है s उपकोष, s उपकोष का मतलब है इसमें s कक्षक होगा, s कक्षक यानी s ऑर्बिटल होगा, और s ऑर्बिटल जो होता है उसका जो शेप होता है वो होता है स्पेरिकल। कैसा होता है, स्पेरिकल यानी गोलाकार। तो ये इसका अभिविन्यास हो गया, ये इसका ओरिएंटेशन हो गया। ऐसे ही l बराबर 0 की बात करें, 1 की बात करें, तो ये हो जाएगा p सबसेल, और p सबसेल में p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल जो है उसका शेप होता है डम्बल्ड, जो जिम में डंबल होता है ना वैसा, डम्बलाकार, डम्बलाकार यानी ऐसा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये स्पेरिकल का मतलब इस प्रकार से। ठीक है, डम्बलाकार और उसका मतलब स्पेरिकल ऐसा। अगर l का वैल्यू 2 हो जाए, इसका मतलब d उपकोष, d उपकोष का मतलब d कक्षक, d ऑर्बिटल।
सॉरी, इसका जो आकार है, शेप है, वो होती है डबल डंबल, डबल डंबल, द्यू डंबलाकार, द्यू डंबलाकार, यानी इस प्रकार की, इस प्रकार की दो डंबल अगर हम एक साथ रख देते हैं तो इस प्रकार के आकार होता है किसका, डी का। और ऐसे एफ की बात करें, एल बराबर 3 हो जाए तो एफ उपकोष यानी एफ कक्षक, इसका जो होता है वो होता है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कॉम्प्लिकेटेड भी बोल देते हैं, कई जगह पत्तीनुमा भी हो जाता है। इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। तो मोटी मोटी बात समझ में आई होगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो हमें कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है और कक्षकों के विन्यास के बारे में भी हमें बताती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, इस वीडियो से उनको भी बहुत फायदा मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं हम चौथी क्वांटम नंबर। फोर्थ, स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एस से या एम एस से, इसको बोलते हैं हम चक्रण, चक्रण क्वांटम नंबर संख्या। तो देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं है, मोटी मोटी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन खुद भी अपनी जगह पर घूमता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल्स हैं, इन सेल्स में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन खुद भी घूमता है अपनी जगह पर, है ना, अपनी जगह पर खुद भी स्पिन करता है ना। तो ये बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में, इन कक्षाओं में, इन कोष में चक्कर लगाता है तो अपनी जगह पर खुद भी घूमता है। जैसे सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी भी अपनी जगह पर घूमती है, उसको बोलते हैं हम स्पिन। तो ये जो स्पिन है, ये जो स्पिन है, ये दो प्रकार की हो सकती है, ये दो प्रकार की हो सकती है, यानी या तो ये क्लॉकवाइज हो सकती है या ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, या तो ये क्लॉकवाइज हो सकती है या ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। जब ये क्लॉकवाइज होगी तो उस स्पिन को डिनोट करते हैं हम प्लस हाफ से, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उस स्पिन को डिनोट करते हैं हम माइनस हाफ से, उस स्पिन को डिनोट करते हैं हम माइनस हाफ से। दूसरी चीज ये है कि ये अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं यहां पर, ये बॉक्स डिनोट करता है ऑर्बिटल को, ये बॉक्स डिनोट करता है ऑर्बिटल को यानी कक्षक को। तो किसी भी कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये अभी हमने बात कर ली है। तो किसी भी कक्षक में, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे एक दूसरे की अपोजिट स्पिन के साथ में, यानी एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हम प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, और ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं माइनस हाफ यानी एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट वाला। ठीक है, तो मोटी मोटी बात यह है, स्पिन चक्रण का मतलब है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही लगाता है और अपनी जगह पर भी घूमता है। अपनी जगह पर 2 प्रकार से रोटेशन कर सकता है, स्पिन कर सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस हाफ से डिनोट करेंगे, यानी उसका स्पिन जो है वो प्लस हाफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका स्पिन कैसा होगा, माइनस हाफ होगा। तो ये जो बॉक्स है ये ऑर्बिटल को डिनोट करता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो ये वाला जो स्पिन है वो प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज को डिनोट करता है, और ये वाला स्पिन माइनस हाफ यानी एंटी क्लॉक, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ में रखे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा और आपको इसमें आनंद भी आया होगा। तो हम धीरे धीरे करके इस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल में एंटर कर जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में भी आएगा और आपको मजा भी बहुत आने वाला है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में ये जो चारों क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं हमने, हम इनको एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आज इतना ही बच्चों, और लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने सारे दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। रूबिडियम चैनल है, और बताएं कि उनको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, उनको जो बेसिक चैप्टर्स में पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री के, उनसे उनको फायदा होने वाला है।
तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, मैं मेरे लेक्चर्स डालता रहूंगा बच्चों, आप भी अपना काम करते रहें और अपने दोस्तों को जरूर रेफर करें, है ना, ताकि उनका भी भला हो जाए और इधर चैनल का भी भला हो जाए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।